हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो क्या आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पे चर्चा हो चुकी है बेसिकली थोड़ी सी। तो हम लोग जो है आज आगे बात करेंगे इस पे, सेकेंड पार्ट की बात करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट है ये। और सारे चैप्टर को प्रॉपरली जो है आपको बताया जाएगा, एकदम सारे डिटेल जाएंगे हम लोग, एकदम प्रॉपर डिटेल जाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोगों को जो है बात करना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, कैसा भी कंपाउंड हो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रक्चर को ड्रा करने से पहले हमारे सामने बहुत हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, आउटर एटम कैसे होंगे, किसके ऊपर प्लस लगेगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज लगेंगे। ये सब तमाम प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिसे हमें फेस करना पड़ता है। तो हम ये जानना चाहते हैं पहले तो ये कि जब हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे मान लो CH4 है, CO2 है, CO3 2 माइनस है, NO2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, जो भी XYZ जो भी कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कैसे किया जाता है और ये जो चार्ज है प्लस माइनस चार्ज है उसको कैसे हम किसके ऊपर लगाते हैं, ठीक। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, थोड़ी सी हमारी डाउट है कि ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि जब हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं, कि हम ये कैसे वेरीफाई करते हैं, ये कैसे क्लियर करते हैं कि इस कंपाउंड का ये सेंट्रल एटम होना चाहिए और बाकी आउटर एटम होंगे। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते समय सेंट्रल एटम आप कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि सेंट्रल एटम से ही सब कुछ होना है, सेंट्रल एटम ही आपका मेन होगा, उसके बाद आप आउटर एटम रखेंगे। तो किस आधार पे, कौन सी कंडीशन के आधार पे आप सेंट्रल एटम को वेरीफाई करते हैं, सेंट्रल एटम को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत सारे बच्चों से बात किया, हम लोग बात करते भी हैं, पूछते भी हैं। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड का वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कोई बच्चा ये कहता है कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह सेंट्रल एटम होगा उस कंपाउंड का। कोई बच्चा ये कह देता है कि सर जिसके वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो सेंट्रल एटम होगा। तमाम प्रकार की बातें आती है, अलग अलग ओपिनियन आता है बच्चों का। कोई कहेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कोई कहेगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको रखेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको रखा जाएगा। तो तमाम प्रकार की बातें आती हैं, जबकि ये सारी कंडीशन जो है रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी हम उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम चूज करेंगे कि भाई इसका सेंट्रल एटम ये होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस आधार पर बातें होंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो जैसे कि मान लीजिए, अगर हम एक समय की बात आपसे करें कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी सेंट्रल एटम रखा जाएगा, ठीक है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CO2 ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, जबकि कार्बन आपका बीच में होता है और ऑक्सीजन आपका बाहर होता है। तो यहाँ पर और इसके स्ट्रक्चर ये होते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसको दिया और 2 इसको दिया, ये हो गया। अब अगर ये बच्चा ये करता है कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे हम सेंट्रल एटम रखेंगे कंपाउंड के अंदर, तो ये बात यहाँ पे रॉन्ग हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कार्बन बीच में आ जा रहा है, ठीक। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको सेंटर पर रखा जाएगा, तो भी बातें गड़बड़ है। अब जैसे अमोनिया है, आप NH3 ले लो, ठीक है। अब NH3 ले लो तो NH3 में जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब यहाँ पे नाइट्रो जो है, यहाँ पर इस सिचुएशन में नाइट्रोजन को बीच में रखा गया है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम बीच में आ गया, यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम बीच में आ रहा है। मेरी बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मतलब अलग अलग ओपिनियन बच्चों के रहते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करें, कैसे बताएं, कैसे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करें, बहुत सारी समस्याएं रहती है।
तो मैंने कहने का मतलब अगर हम ये कोई बच्चा ये कहता है कि जिसकी ज्यादा होगी उसको बीच में रखेंगे तो ये रॉन्ग हो गया। अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है उसका, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब ज्यादा वाला बाहर है और कम वाला अंदर हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा सर जिसकी ज्यादा होगी जिसकी कम होगी उसको अंदर रखेंगे, तो भी गलत है। अब अमोनिया में ही आप देख लीजिए, अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो कुल मिला जुला के बात ये निकल के आ रही है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम जो है सेंट्रल एटम से डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, किसे पता है, कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। कहने का मतलब पता है, बेसिक बातें होती है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, लेकिन जो है ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब सेंट्रल एटम सर ज्यादा वाले को रखेंगे, कम वाले के इलेक्ट्रोनेगेटिव रख देंगे, जिसके वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको रखेंगे, किसी बच्चा रहेगा जिसके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन हो उसको रखा जाए। तो ये सारी बातें गलत थी। ये मतलब कहीं लगेगी, कहीं किसी कंपाउंड पे लग जाएगी, कहीं कंपाउंड पे फेल हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये रूल जो है, नियम जो है वो कभी फेल नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता है। वो हर कंपाउंड के लिए एक ही कंडीशन होती है, हर कंपाउंड के लिए एक ही कंडीशन होगी। चाहे दुनिया का कोई भी कंपाउंड उठाएंगे सबके लिए एक ही कंडीशन लगेगी, और वो ये है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ध्यान से बातें सुनिए जो कह रहे हैं। कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एटम वो होता है जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता हो। जैसे कंपाउंड है, आपने कंपाउंड में क्या मोर देन वन एटम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो आप सीधा सीधा ये देखो कि किस एटम की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, किस एटम के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। सीधी सीधी बात, कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम लोग 9th लेवल पे, हम लोग 9th में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक वैलेंसी वर्ड यूज करते हैं, वैलेंसी। तो सीधा सीधा भाई ये वैलेंसी ही है। कहने का मतलब जिस एटम की वैलेंसी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, वही एटम उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम होता है। और ये बात कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकती। हम देखते हैं कि अलग बहुत तरीके से बच्चे जो है स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप एक छोटी सी बात, क्लास 9 की बात अगर अपने ध्यान रखते हैं, अपने दिमाग में बना के रखते हैं, तो आप कभी भी रॉन्ग, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ना तो आप रॉन्ग होंगे। तो मैंने ये कहा कि जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, फिर से सुन लेना है, जिस एटम की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है वही एटम उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे मेरे पास CH4 रखा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लो, ठीक है। सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, अलग अलग बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप उठा सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आपको जैसे भी प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे भी स्ट्रक्चर की बात आ गई, आप हर स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, हर स्ट्रक्चर के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर उसका ड्रा कर सकते हैं। बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने CH4 की बात की तो हमने देखा कि CH4 में कार्बन है, हाइड्रोजन है। CH4 दो जो मीथेन है आपका दो एटम से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और अभी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इट मींस ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब वो चाहे चारों बॉन्ड सिंगल इंडिविजुअली सिंगल हो जाए, चाहे 2 डबल बॉन्ड हो जाए, चाहे एक सिंगल हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, लेकिन मेनली 4 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ शेयरिंग होगी। और हाइड्रोजन तो बेचारा आपको पता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये मैक्सिमम डुप्लेट पूरा करेगा। इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। ज्यादा बॉन्डिंग फॉर्मेशन, ज्यादा बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो उसकी जो आवश्यकता है, नीड है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वो कार्बन को है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कार्बन को सेंटर पे डाला। और ध्यान रखना ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है।
हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आपके कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पार्टिसिपेट करेंगे, और यही हो जाएगा हमारा H C H H और H। ये बन गया आपका मीथेन, ये बन गया आपका मीथेन। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वही एटम उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम होगा, वही एटम उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम होगा जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता हो, न कि जिसके वैलेंस शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमने बात किया, अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं इसको। तो जैसे CO2 की बात है, CO2 की बात है, तो CO2 में हमें CO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए ठीक है, हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरी बातों को, मेरी फीलिंग को सही समझने की कोशिश करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती आपको। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हवा में बातें नहीं करनी। जो भी आप स्टडी करेंगे, जो भी आप चीजों को, जिस भी टॉपिक को आप कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को आप कवर करेंगे, अच्छे से ईमानदारी से कवर करना है। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि CO2 की बात मैं कर रहा था। चलो CO2 पे आते हैं। CO2 की मैंने बात किया तो मैंने CO2 में देखा कि CO2 में 2 एटम हैं। अब ध्यान रखना, CO2 में 2 एटम है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है जो हो रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है, ठीक, ये सभी जानते हैं, सभी को पता है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और नीड है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, मतलब 4 बॉन्ड ये और बना सकता है, 4 बॉन्ड और बना सकता है। जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में पहले से बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसे 8 पूरा कर। एक बात और भी ध्यान से कंफर्म क्लियर हो, मतलब कौन एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सिंपल सोचना है। आप ये देखो कि उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस एटम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, और 8 पूरा करने के लिए जितना चाहिए वही उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, वही उसकी वैलेंसी है। इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वही उसकी वैलेंसी है। जैसे इसके पास पहले से 6 है, तो इसे 8 पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए 2 चाहिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास पहले से 4 थे, अब इसे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, इसकी वैलेंसी 4 होगी, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब सीधी सीधी बात है कि वैलेंसी ज्यादा किसकी है, ज्यादा वैलेंसी किसकी है, कार्बन की। और जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, बॉन्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वही सेंट्रल एटम होगा, बिल्कुल होगा। मैंने C को बीच में रखा और O को बाहर कर दिया, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से रखा। अब हमें पता है कि इसके पास पहले से 6 है, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, इसे 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए और इसे 4 चाहिए। इसने क्या किया, 2 इसको पकड़ाया, फिर 2 इसको पकड़ा दिया। जब 2 इसको पकड़ाया तो 6 + 2 हो गया, यहाँ 4 + 2 हो गया। जब इसको 2 पकड़ाया तो 6 + 2 हो गया, यहाँ पर 4 + 2 हो गया। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए बेटा, इसके भी 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल उसको ड्रा कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप बेसिक बातों को ध्यान रखेंगे तब, अन्यथा हर जगह प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। जो स्टेटमेंट आपके सामने बोल दिया जा रहा है आप उसको बिल्कुल बारीकी से पकड़ के रखें, बारीकी से पकड़ के रखें, एकदम ध्यान से सुने कहां पे क्या हो रहा है। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा उसको देखिए, दोबारा देखिए, लेकिन हर एक चीज को पॉइंट आउट करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, अब यहाँ पर भी समस्या आती है, कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर पे समस्या आती है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर कार्बोनेट आयन जैसे मैंने लिखा CO3 - लिखा मैंने, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर इसके पास ऑक्सीजन के पास में ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, या किसी एटम के पास में जो लगा, जैसे NO2+ है, NO2+ की बात करें, NO2+ है,
तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जिस एटम के पास में प्लस लगा है या माइनस लगा है वो उसी एटम के ऊपर वही चार्ज लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको बाहर बाहर नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि एटम के बगल में लगा हुआ है प्लस तो इसके ऊपर प्लस लगेगा, या एटम के जस्ट बगल में माइनस लगा हुआ है तो उसके ऊपर माइनस लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें चार्ज को सही पोजीशन पे सही जगह पे लाना है और वो हम कंडीशन के रिगार्डिंग लाएंगे। कैसे लाना है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिमाग में नहीं सोचना। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर जिसके बगल में होगा साइड में होगा और उसी के ऊपर मेनली होना चाहिए, और बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होते हैं। और एक बात आपको और बता दिया जाए कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया, यदि आप स्ट्रक्चर बनाने आपको आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी टॉपिक हैं आप उस आधार पे हम आपको सारे प्रॉब्लम उसी स्ट्रक्चर के आधार पे हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो हर, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे वो सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करें, चाहे आप एमओटी की बात करो, चाहे आप वेस्पर थ्योरी की बात करो, कहीं किसी भी टॉपिक की बात करेंगे वो स्ट्रक्चर के आधार पे उसका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब केमिकल बॉन्डिंग में अगर 7 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, 9 टॉपिक है, जो भी है XYZ, तो उसमें अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो आपका 80% सॉल्यूशन यही हो जाएगा उस प्रॉब्लम का। और हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी हर टॉपिक पे, हम आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे कि बेटा देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनाने आपको आता तो आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने आता सही से तो आप जो है एमओटी पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने आता तो आप वेस्पर थ्योरी फाइंड आउट कर लेते। सब कुछ बता सकते हैं, हर चीज के बारे में यहाँ से एकदम बढ़िया तगड़ा वाला जो है नॉलेज मिलेगा, तगड़ा वाला नॉलेज मिलेगा, ठीक है, तगड़ा वाला नॉलेज मिलेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कार्बोनेट आयन की, ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट आयन की बात कर रहे थे कि कार्बोनेट आयन पे कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जिसके बगल में प्लस माइनस चार्ज लगे हुए, 2 माइनस है, 1 प्लस है, जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको प्लेन से खोल दो स्ट्रक्चर को, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो कार्बोनेट आयन की बात करें, कार्बोनेट आयन में क्या है कि CO3 की बात, तो CO3 अब देखो बेटा इसमें क्या है कि CO3 में अब आपको पहले बताया जा चुका है कि C है, O है, तो C में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऑक्सीजन के पास 6 है ऑलरेडी पहले से, इसको 2 चाहिए। तो सेंट्रल एटम तो क्लियर हो गया कि कौन सा होगा, C होगा, ठीक है। तो ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो C को मैंने बीच में रखा, 3 ऑक्सीजन को मैंने सेट किया, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कभी ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जिसके बगल में प्लस माइनस लगा हुआ है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है, कभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके चलना ही नहीं है कि बगल में पड़ोसी के ऊपर लगा हुआ है, कहां पे किसकी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सीधी सीधी बात ध्यान रखना है, एकदम स्ट्रक्चर करो। अरे इस माइनस चार्ज को आप यहां पे माइनस या प्लस उसको दूर, पहले दूर रखो, जो भी प्लस माइनस चार्ज उसको दूर रखो, और दूर रखने के बाद अब उसको प्रॉपर तरीके से ले आओ कि ये चार्ज आएगा कहां से, किसके ऊपर आएगा, कहां लगना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ये नेगेटिव चार्ज आएगा कहां पे आएगा, ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कहां पे आएगा, कैसे लगाएंगे, किस आधार पे लगाएंगे, ठीक। तो अब जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए मैं आया और मैंने कहा कि बेटा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ लगेगा, सिंगल यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और किसी कोई बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो समझे नहीं है कि यहाँ पे माइनस कैसे लगा दिया, कार्बन के ऊपर क्यों नहीं लगा दिए, एक आप नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर क्यों नहीं लगा दिए। भाई साइंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा, कोई बच्चा कुछ भी पूछ सकता है और कैसे भी कोई चीज हो सकती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसका कहना भी ठीक है कि भैया कार्बन के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, कार्बन के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। अब थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सी को बेटा बीच में रखा, ये 3 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे हो गए। अब जरा मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा हट के चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के थोड़ा सा पीछे आते हैं। मान लो कि ये दोनों कैंडिडेट हैं, सी और 2 ही एटम है, तो सी और ओ है, ठीक है, ये दोनों 2 ही एटम, ये दोनों रास्ते से जा रहे हैं, ये दोनों रास्ते से जा रहे हैं। मान लो ये रास्ते में 2 रुपया गिरा हुआ दिखाई दिया, मान लो 2 रुपया रास्ते में गिरा हुआ है, गिरा हुआ ध्यान से, इसे लेना कौन चाहेगा, अगर हम आपसे पूछे किसके लेना कौन चाहेगा,
तो आप कहेंगे सर लेना तो दोनों चाहेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है, लेना तो दोनों चाहेंगे।